स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और हर दिन की तरह सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले हम हाजिर हैं दोनों सदनों में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ। आपको बताएंगे कि दोनों सदनों के एजेंडे में कौन से महत्वपूर्ण कामकाज आज शामिल हैं। ये भी दिखाएंगे कि किन संसदीय समितियों की रिपोर्ट आज रखी जानी है और प्रश्नकाल के दौरान सांसद कौन कौन से अहम सवाल पूछने वाले हैं। साथ ही दोनों सदनों में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति रह सकती है, इस पर भी बात होगी। संसद के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में मौजूद हैं मेरे दो सहयोगी अखिलेश सुमन और पवन कुमार शर्मा। पवन कुमार शर्मा से हम लोकसभा से जुड़ा तमाम अपडेट लेंगे, जबकि मेरे सहयोगी हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन राज्यसभा से जुड़ा अपडेट दर्शकों तक पहुंचाएंगे। वहीं स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान। बीजेपी के लोकसभा सांसद गोपाल चिनैया शेट्टी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओडिशा से बीजेडी के राज्यसभा सांसद अमर पटनायक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद नारायण दास गुप्ता भी हमारे साथ आज संसद में आज भी जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद से भी हम बात करेंगे संसद में आज के एजेंडे को लेकर। आप सभी मेहमानों का स्वागत है कार्यक्रम में। संसद में आज के एजेंडे पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में आज होगी चर्चा की शुरुआत। बीजेपी सांसद गीता उर्फ चंद्रप्रभा करेंगी प्रस्ताव और श्वेत मलिक करेंगे प्रस्ताव का समर्थन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 31 जनवरी को दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को किया था संबोधित। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में भी आज होगी चर्चा की शुरुआत। बीजेपी के हरीश द्विवेदी करेंगे प्रस्ताव और कमलेश पासवान करेंगे प्रस्ताव का समर्थन। चर्चा में कांग्रेस समेत विभिन्न दलों के सांसद लेंगे हिस्सा। दोनों सदनों में पेश किए जाएंगे परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन। कार्य मंत्रणा समिति का 28वां प्रतिवेदन लोकसभा में होगा पेश। सभा पटल पर रखी जाएगी उद्योग संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट। हम राज्यसभा और लोकसभा के आज के एजेंडे पर विस्तार से नजर डालेंगे और अपने मेहमानों से भी इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर दोनों सदनों में बजट सत्र के बीते 2 दिन में क्या कुछ हुआ उस पर डाल लेते हैं रिकैप के जरिए। 31 जनवरी को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संबोधित किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही संसद के बजट सत्र की शुरुआत हुई और इसके बाद उसी दिन दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण की कॉपी रखी गई। 1 फरवरी यानी कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2022-23 लोकसभा में पेश किया और राज्यसभा में भी आम बजट की कॉपी रखी गई। संसद के आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों सदनों की कार्यसूची में अहम कामकाज आज शामिल है। राज्यसभा की कार्यवाही आज सुबह 10 बजे शुरू होगी, जबकि लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे शुरू होगी। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं राज्यसभा में आज क्या खास रहेगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में आज चर्चा की शुरुआत होगी। सदन में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश किए जाएंगे। साथ ही सभा पटल पर मंत्रालयों और विभागों से संबंधित अहम पत्र भी रखे जाने हैं और प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे। सदन में दक्षिण अफ्रीका के आर्क बिशप एमिरेट्स डेस्मंड एम्पिलो टूटू और यूरोपीय संसद के तत्कालीन सेवारत अध्यक्ष डेविड सासोली को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में आज चर्चा की शुरुआत होनी है। बीजेपी सांसद गीता उर्फ चंद्रप्रभा धन्यवाद प्रस्ताव पेश करने के साथ ही चर्चा की शुरुआत करेंगी। बीजेपी सांसद श्वेत मलिक प्रस्ताव का समर्थन करेंगे और इसके बाद चर्चा में कांग्रेस समेत विभिन्न दलों के सांसद हिस्सा लेंगे। इस दौरान सांसद राष्ट्रपति के अभिभाषण में शामिल विषयों समेत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार रख सकते हैं। इससे पहले 31 जनवरी को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही संसद के बजट सत्र की शुरुआत हुई। अभिभाषण में कोविड टीकाकरण, किसान कल्याण, रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण पर खास जोर रहा। राष्ट्रपति ने कोरोना महामारी के मुकाबले के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कृषि क्षेत्र के सतत विकास के लिए देश के 80%
छोटे किसानों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में से एक है। राष्ट्रपति ने रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। और सीधा संसद भवन परिसर में रुक करेंगे। हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, राज्यसभा की कार्रवाई की बात करें तो हम जानते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत, कोविड नियमों के तहत जो बजट सत्र है वो हो रहा है और जो सुबह का समय है उसमें राज्यसभा की कार्रवाई की शुरुआत होनी है। आज का दिन किस तरह से खास रहेगा? जो आज के घंटे हैं वो किस तरह से एक तरह से डिवाइड किए गए हैं कामकाज को लेकर? निश्चित तौर पे प्रीति, यह एक विशेष अवसर है और इसमें कामकाज को काफ़ी इस तरीके से बांटा गया है ताकि महत्वपूर्ण सवाल छूटे नहीं, महत्वपूर्ण जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी भी हों, लेकिन जो मुख्य जो चर्चा होनी है राष्ट्रपति के अभिभाषण पे और उसके अलावा बजट पे, उस पर भी चर्चा हो। तो आज 10 बजे जैसे ही कार्रवाई शुरू होगी, आधे घंटे रखे गए हैं जीरो आवर के लिए, शून्यकाल के लिए, और उसी में पेपर भी ले करेंगे। जो सरकारी जो कागजात होते हैं वो पटल, सदन के पटल पे रखे जाते हैं, वो सारे आधे घंटे में पूरे किए जाएंगे। 10:30 बजे से प्रश्नकाल की शुरुआत होगी और प्रश्नकाल को पूरा 1 घंटा जैसे पहले दिया जाता था, प्रश्नकाल को पूरा 1 घंटा दिया जाएगा। मतलब 11:30 बजे तक प्रश्नकाल चलेगा और 11:30 के बाद शुरुआत हो जाएगी राष्ट्रपति के अभिभाषण पे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव आया है उस पर चर्चा शुरू होगी और वो 3 बजे तक चलेगी। तो संक्षिप्त रूप से कहें तो आज मुख्य तौर पे क्वेश्चन आवर और राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा, ये सारी बातें चलेगी। लेकिन जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोचक बात यह है कि ये 4 दिन अभी तय कर लिया गया है कि 4 दिन राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा के लिए समय दिया जाएगा। मतलब 2, 3, 4 और 7 तारीख, और संभावना ये व्यक्त की जाती है कि या तो 7 तारीख की शाम में 3 बजे के आसपास या फिर 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चर्चा का जवाब देंगे और उसके बाद फिर बजट पे चर्चा शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से 11 फरवरी तक जो सदन बजट सत्र का पहला जो चरण है वो इस तरह से पूरा होना है। प्रीति, बिल्कुल। अखिलेश, बाकी भी अपडेट के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल जो हमारे खास मेहमान हैं उनसे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं गोपाल शेट्टी जी से ही जो कमेंट है वो लेना चाहूंगी। गोपाल शेट्टी जी, आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत हो रही है। कितना अहम रहा है आपकी नज़र में राष्ट्रपति का पूरा अभिभाषण? कितनी झलक हमें सरकार की नीतियों की और एक विजन की हमें मिली है इसके जरिए? देखिए, राष्ट्रपति के भाषण में बहुत ही संतुष्टि जताई उन्होंने। देश में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, स्किल डेवलपमेंट के बारे में भी ज़्यादा जोर दिया गया है। देश के युवाओं को आत्मनिर्भर करते हुए मेक इन इंडिया का कंसेप्ट जो देश के प्रधानमंत्री ने 2014 से प्रारंभ किया, उसको ज़्यादा अहमियत देते हुए स्किल यूनिवर्सिटी की भी कल बात बजट में सुनने के लिए मिला। यानी आने वाले दिनों में मेक इन इंडिया कंसेप्ट को ज़्यादा अहमियत देते हुए सभी प्रोडक्ट, सभी उत्पादन हमारे देश में हो और हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिले। एक सरकार का सोच जो है उसको बहुत तेजी से आगे बढ़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री और बाकी सारे हमारे मंत्रीगण कर रहे हैं। महिलाओं सशक्तिकरण के बारे में भी बहुत जोर पहले दिन से दिया गया है। इस बार के बजट में भी बहुत सारी उसकी व्यवस्थाएं की गई है और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को सक्षमीकरण करते हुए सभी राज्यों में आप देखेंगे कि महिलाओं का सम्मान पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। महिलाएं बहुत खुलकर बाहर आती है, व्यवसाय में भी जुड़ती दिखाई दे रही है और ये मैं मानता हूँ कि एक अच्छा संकेत है देश के लिए। विकसित देशों में भी जब पति पत्नी दोनों मिलकर काम करते हैं तब देश बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। वही कंसेप्ट हमारे देश में भी आने वाले दिनों में हम सबको देखने के लिए मिलेगा। मैं मानता हूँ कि सभी किसानों के लिए बहुत सारी उपलब्धियाँ इस बजट में और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी हमको सुनने के लिए मिला और मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने गत 2014 के बाद में किसानों को जो बातें की थी या तो वादे किए थे चुनाव के दिनों में, उससे भी अधिक देने का प्रयास किया है। ये बात और है कि विपक्ष उसको अनदेखा करते हुए गुमराह करने का भी काम वो लोग करे, उनका काम वो करते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी सोच को बहुत तेजी से आगे बढ़ाकर देश को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी देश के ये देखने के लिए मिला है कि 2 साल कोरोना के महामारी में पूरे दुनिया हैरान परेशान हो गई, लेकिन हमारा देश बहुत तेजी से देखा होगा कि जनवरी में 1,40,000 करोड़ का जीएसटी का आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। शुरुआत जब जीएसटी की हुई थी तो एक
1 लाख करोड़ का अनुमान करके हम चले थे, लेकिन हम हर साल बढ़ते बढ़ते हर महीने कोई ना कोई इसमें परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। और खास करके कोरोना में जब लॉकडाउन और स्लोडाउन होने के बावजूद भी हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के लोग, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग, इन सारे लोगों ने बिजनेस को डाउन नहीं होने दिया, देश का मनोबल गिरने नहीं दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मानता हूँ कि फुल लॉकडाउन खुल जाने के बाद में अगले साल का जो बजट हमको देखने के लिए और सुनने के लिए मिलेगा, उसमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि दिखाई देगा, ऐसा मेरा अनुमान है। ठीक है। अमर पटनायक जी, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा, इसको आप कितना अहम मानते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हर सांसद, हर दल के लिए एक मौका होता है अपनी बात रखने का। नहीं, बहुत अहम है, इसलिए कि इसमें राज्य के जो इम्पैक्ट पड़ेगा राज्य के ऊपर, आप इसका कृषि के क्षेत्र में हो या हेल्थ के क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, तो ये सब मुद्दे जो हैं वो प्रेसिडेंशियल स्पीच का थैंक्सगिविंग में आप उठा सकते हैं। तो ये बहुत अहम मायना रखता है। और ये भी है कि जिसमें सरकार बहुत अच्छा काम किया है किसी भी सेक्टर के लिए, तो सरकार को धन्यवाद देना ये भी फर्ज बनता है। तो ये दोनों चीज़ हम करेंगे हमारे जो थैंक्स मोशन ऑफ थैंक्स में। बिल्कुल। और इसके अलावा नारायण दास गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नारायण दास गुप्ता जी, धन्यवाद। प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत आज से होनी है। आप बताइए, आपकी नज़र में ये कितना अहम एक मौका रहने वाला है, अलग अलग सांसद, अलग अलग दलों के लिए अपनी बात रखने का, सरकार ने जिस तरह की नीति और विजन सामने रखा है उस पर अपने एक तरह से सुझाव और सलाह देने का? देखिए, ऐसा है, राष्ट्रपति भाषण हर वर्ष ही जो भी बजट सेशन है वो उसी से शुरू होता है। और कहीं न कहीं राष्ट्रपति अपनी सरकार की उपलब्धियां जो है उसमें अपने अभिभाषण में उसका एक तरह से शेयर करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जो उपलब्धियां हैं, जो आप जैसे अभी कोविड की बात है, कोविड में उसका कहीं जिक्र नहीं आया कि कितनी नौकरियां चली गई हैं, कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं, कितनी जो है अपना MSME कितने 60 लाख के करीब बंद हो गए हैं। तो उपलब्धियां तो हैं, लेकिन साथ साथ ये भी साथ माना चाहिए कि अपनी सरकार के रहते हुए पिछले 2 साल में कहाँ पे हम पहुंच गए, कहाँ से कम ये देखिए 60 लाख जो है MSME बंद हो गई। 4 करोड़ आदमी जो है अब युवा जो है नौकरी खो चुके हैं, जबकि ये वायदा हुआ था कि भाई 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिलेंगी। तो इस प्रकार का जो है जो अभी भाषण में जो धन्यवाद प्रस्ताव होगा, हम एज ए विपक्ष के, हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी विपक्ष के है, तो हम इन मुद्दों को उठाएंगे, राष्ट्रपति जी का धन्यवाद भी करेंगे उनके अभिभाषण का, लेकिन साथ साथ ये भी पॉइंट आउट करेंगे कि भाई किस तरह का जो है पीछे आम जनता को किस प्रकार का कष्ट हुआ है, किस प्रकार से जो है जनता ने सरकार की नाकामियां भी हैं वो भी गिनवाएंगे, कितनी नाकामयाबी हैं उस पर बहस होगी। ये विचार है। ये सारी बातें तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन संसद में इन बातों को उठाया ही जाएगा जो है। ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसाद सर, पहला कमेंट में आपसे राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है और उस पर धन्यवाद प्रस्ताव, उस पर चर्चा, इसकी अहमियत को लेकर ही समझना चाहूंगी। संसदीय प्रक्रिया का ये जो हिस्सा है संसदीय परंपरा का, वो अपने आप में कितना अहम है, और पिछले कुछ समय के दौरान जो हम इस पर चर्चा देख रहे हैं उसमें भी हमें थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिला है। तो अब आपको क्या लग रहा है, क्या ये राजनीति से अलग रहा है? कितनी हम सकारात्मक चर्चा इस पर अब देख पाते हैं, और कितना अहमियत रखता है संसदीय प्रक्रिया में, परंपरा में? ये एक ऐसा अवसर है जहाँ पे संसद अपनी बात रखते हैं, और जैसे अपने अपने दलों की बात भी रखते हैं, और अपने जो विचारधारा से अलग हैं उसके ऊपर अपनी बात रखते हैं। और ये प्रथा 1950 प्रोविजनल पार्लियामेंट से ही शुरू हो गई थी, जब प्रथम राष्ट्रपति आके उन्होंने संबोधन किया था। तो तब से लेकर एक प्रथा है। राजनीति तो आएगी, क्योंकि जहाँ राजनीतिक दल हैं तो अपनी अपनी राजनीति, और ये एक वक्त है जब लोग, खासकर जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के जो सांसद हैं, वो सरकार की उन नीति के साथ जो कि उनका मेल नहीं होता उस पर आलोचना करते हैं, टिप्पणी करते हैं। इसका ये मायने नहीं है कि वो सकारात्मक नहीं है, उनके हिसाब मतलब वो कोई नकारात्मक बात नहीं है। वो अपनी तरफ से उस मुद्दों को या उन तथ्यों को उजागर करने की प्रयास करते हैं जो उन्हें लगता है कि सरकार का ध्यान आकर्षित करा जाए। और ऐसा भी देखा गया है, कई सारे हमारे यहाँ वाकयात हुए हैं, इंस्टेंसेस हुए हैं
जहां की विपक्ष के लोगों ने, विपक्ष के सांसदों ने कोशिश की है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई इस तरह का संशोधन किया जाए जिससे कि उनकी बात की अहमियत वो रखा जाए। ऐसा हुआ है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सरकार की आलोचना करना, एक वो उनके पास वो एक संसद में उनके पास प्रणाली है, तो वो उस प्रणाली के तहत ही कोशिश होती है। सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने कहा कि आप राष्ट्रपति का अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव जो होता है, इसमें सार्थक बहस होती है। और हाल फिलहाल में आपको याद होगा कि संसद के सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष के कुछ सांसदों ने, ये विपक्षी दलों ने ये कहा कि हम पेगासस का मामला पे बहस चाहते हैं। तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण पे जब धन्यवाद प्रस्ताव होगा, उस बहस के दौरान अब जो मर्जी मुद्दा उठाना चाहें उठाएं। तो ये एक प्रणाली है हमारे और एक पद्धति है, और उसी पद्धति के तहत हम चलते हैं। बिल्कुल। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं लोकसभा की कार्रवाई को लेकर क्या एजेंडा और कैसे आगे बढ़ेगा, इस पर बात करते हैं। लोकसभा की कार्रवाई शाम 4 बजे शुरू होगी और अब हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि आज लोकसभा के एजेंडे में क्या खास रहने वाला है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में आज चर्चा की शुरुआत होगी। देव सिंह चौहान संचार मंत्रालय से संबंधित बयान देंगे, जबकि केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी कोयला खानों की नीलामी के बारे में 8 दिसंबर 2021 को दिए गए अतारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि से संबंधित बयान भी देंगे। साथ ही सदन में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन और उद्योग संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। कार्य मंत्रणा समिति का 28वां प्रतिवेदन भी पेश होगा। सभा पटल पर मंत्रालयों और विभागों से संबंधित अहम पत्र रखे जाएंगे और प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे। सदन में प्रख्यात कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज और दिवंगत पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में भी आज चर्चा की शुरुआत होगी। बीजेपी के हरीश द्विवेदी प्रस्ताव करने के साथ ही चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी सांसद कमलेश पासवान प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। इसके बाद चर्चा में कांग्रेस समेत विभिन्न दलों के सांसद हिस्सा लेंगे। इस दौरान सांसद राष्ट्रपति के अभिभाषण में शामिल विषयों समेत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार रख सकते हैं। और संसद भवन परिसर में रुक करेंगे। मेरे सहयोगी पवन कुमार शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, हम जानते हैं कि जो दोपहर बाद की पाली है, यानी शाम के वक्त लोकसभा की कार्रवाई की शुरुआत होगी। आप बताइए, आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जाहिर तौर पर अहम है। लोकसभा में किस तरह से समय को बांटा गया है, कैसे कामकाज बढ़ेगा आगे? प्रीति, जैसा आपने बताया कि आज जो लोकसभा की कार्रवाई है वो शाम की पाली में है। 2 फरवरी से लेकर और 11 फरवरी तक जो बजट सत्र का पहला चरण है उसमें अब ये कार्रवाई शाम को होगी। कोरोना प्रोटोकॉल जो है उसको लेकर ये किया गया, जो देश में स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए संसद से एक संदेश जाए, तो ये व्यवस्था की गई है शाम की पाली में। आज जहाँ तक लोकसभा की कार्रवाई की बात है, 4 बजे शुरू होगी प्रीति। सबसे पहले जो है वहाँ पे ऑबिचुरी दी जाएगी, जिसमें 2 सांसद हैं और जो कथक सम्राट हैं बिरजू महाराज, उनको भी संसद की तरफ से जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। उसके बाद जो है प्रश्नकाल की शुरुआत होगी प्रीति। प्रश्नकाल में आज जो है जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय हैं उससे संबंधित 7 प्रश्न हैं और उसमें इसके साथ ही जो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है उससे 2 सवाल हैं और जो कोयला मंत्रालय है उससे 1 सवाल है। बाकी भी 1-1 सवाल है बाकी मंत्रालयों से। तो सारे के सारे जो सवाल हैं प्रीति प्रश्नकाल में, वो इंडस्ट्री और कॉमर्स से रिलेटेड है। इसमें मेक इन इंडिया है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पोस्ट ऑफिस है जिसकी घोषणा हुई है कि कल भी बजट भाषण में इसकी घोषणा हुई है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को लेकर सवाल होने वाले हैं, उसकी जो SEZ की जो पॉलिसी है उसको लेकर भी सवाल होने वाला है प्रश्नकाल में। इसके बाद इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो स्कीम्स हैं उसको लेकर भी संसद सदस्य सवाल करेंगे और साथ में जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स है इसको लेकर भी सवाल है प्रश्नकाल में, जो कि 20 सवाल रहते हैं प्रीति प्रश्नकाल में सूचित रहते हैं। तो वो प्रश्नकाल होगा। प्रश्नकाल के बाद जो है जो 17वीं लोकसभा के 7वां सत्र था, या 8वां सत्र है 17वीं लोकसभा का, तो उसमें जो 11 विधेयक जो है पारित हुए थे दोनों सदनों से, वो सेक्रेटरी जनरल लोकसभा द्वारा वो सभा पटल पर रखे जाएंगे प्रीति। उसके बाद 3 जो है प्रतिवेदन भी पेश होंगे, जिसमें बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी हैं वो उसमें उसके सदस्य हैं,
कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी और बाकी दलों के भी लोग उसमें हैं, तो उसका जो 28वां प्रतिवेदन है वो रखा जाएगा। उसके साथ ही उद्योग संबंधी जो प्रतिवेदन है वो भी रखा जाएगा, और साथ में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय से संबंधित भी ये प्रतिवेदन रखा जाएगा। उसके बाद मंत्रियों के वक्तव्य होंगे जो रहते हैं उसमें, और उसके बाद जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा की शुरुआत होगी। प्रीति, ठीक है। इसमें बीजेपी के जो हरीश द्विवेदी हैं, बस्ती यूपी से वो सांसद हैं, वो प्रस्ताव रखेंगे और अनुमोदन उसका करेंगे कमलेश पासवान। जी। ये भी बास गांव बिल्कुल। यूपी से ही सांसद हैं। तो ये प्रक्रिया रहने वाली है। और जहां तक अभिभाषण में राष्ट्रपति के अभिभाषण की बात है प्रीति, उसमें बहुत बातें राष्ट्रपति की तरफ से कही गई थी। जी। उसमें जो ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है बिल्कुल। आज़ादी का, और उसके अंतर्गत जो है उसमें चाहे राष्ट्रपति के अभिभाषण की बात करें, चाहे कल के बजट की बात करें, बिल्कुल तमाम उसमें अगले उपलब्धियों का 25 जिक्र वर्षों था। का बिल्कुल खाका का बिल्कुल पवन, उसका- आप हमारे साथ बने रहिए। तमाम जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी हम राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर जो मुख्य बातें हैं उस पर बात करेंगे। पटनायक सर, अगर आपने जैसे कहा कि राज्यों की जो अपनी चिंताएं हैं वो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सामने आएंगी, और अलग अलग सांसद अपने जो क्षेत्र की समस्याएं हैं या जो भी कंसर्न उनके हैं उनको सामने रख सकते हैं। किसानों को लेकर अगर बात करें, जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी आबादी का है और हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ एक तरह से कहा जाए तो है, उसे लेकर जो बातें राष्ट्रपति की तरफ से की गई, चाहे बात किसान सम्मान निधि योजना की रही हो, फसल बीमा योजना की रही हो, और साथ ही उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और देश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए जो निरंतर काम हो रहे हैं उसके बारे में बातें कही हैं। तो इस पर क्या लग रहा है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसान को लेकर सरकार की तरफ से जो उपलब्धियां और बातें सामने रखी गई हैं और जो सुझाव सामने आ सकते हैं, ये चर्चा का कितना अहम हिस्सा रह सकता है? ये तो बहुत अहम इम्पॉर्टेंट इशू है, इसलिए कि अभी फार्मर्स जो है, हमारा इकोनॉमी को जो पुश मिला है लास्ट 2 साल में, जो पैंडेमिक के टाइम में, तो वो एग्रीकल्चर से ही आया है, तो उनको और स्ट्रांग बनाना चाहिए। तो इसलिए हमारा मानना है, हमारा पार्टी का भी मानना ये है कि स्वामीनाथन कमेटी का जो रिपोर्ट है उसका फुल इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, और फार्मर्स का जो एमएसपी फिक्स होता है वो एमएसपी C2 का बेसिस पे होना चाहिए, ना A2FL के बेसिस पे जो आज होता है। तो इसलिए वैसे ही करने से हमारा मानना है कि फार्मर्स का इनकम बढ़ेगा। फार्मर्स से प्रोक्योरमेंट जो अभी टारगेट बजट में भी कल अनाउंस किया गया है, प्रेसिडेंशियल स्पीच में भी था, उसमें ठीक है, लेकिन उनका जो इनकम है वो बढ़ेगा जब भी उनके पास वो पैसा आएगा, फिर उससे डिमांड भी क्रिएट होगा रूरल इंडिया में। तो हमारा मानना है कि ये इम्पोर्टेंट मुद्दा हम लोग उठाएंगे कि स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट का फुल इम्प्लीमेंटेशन किसानों के लिए होना चाहिए। दूसरा बात आपने जो बोला, ग्रामीण क्षेत्र में अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा अभी भी है। पैंडेमिक से रिकवरी जो है अभी, वो रिकवरी हम लोग रिकवरी को वी शेप कहते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि ये के शेप रिकवरी है, जिसमें काफ़ी लोग जो पैंडेमिक के वजह से गरीबी के रेखा के नीचे चले गए, उनके लिए लाइवलीहुड सपोर्ट NREGS से आता था, लाइवलीहुड सपोर्ट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर से आता है, लाइवलीहुड सपोर्ट कुछ आप सब्सिडीज से आता है। ये तीनों चीज़ जो है आप कल बजट में देखेंगे कि इसके ऊपर ना कुछ प्रभाव है या घटा है सब्सिडी। तो इसके लिए हमारा मानना ये है कि ये प्रेसिडेंशियल स्पीच में हमने ये इसलिए भी उठाएंगे कि हमारा सलाह ये रहेगा सरकार को कि इस ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी स्ट्रेस है, अभी भी पैंडेमिक का इफेक्ट है, अभी भी लोग अपने पुराने नौकरी खो चुके हैं और उसमें वहाँ पे गए नहीं हैं। तो इस क्षेत्र के ऊपर स्वतंत्र ध्यान देना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर का अहम हिस्सा रूरल इंडिया में क्रिएट होना चाहिए। बिल्कुल। नारायण दास गुप्ता जी, जैसे मैंने कहा, इस मुद्दे पर किस तरह की चर्चा की उम्मीद हम करें, क्योंकि जो राष्ट्रपति ने अपना अभिभाषण दिया उसमें बहुत बड़ा फोकस उनका किसानों पर और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी रहा। उन्होंने बताया कि 2020-21 में कृषि निर्यात में 25% से ज़्यादा की वृद्धि दर्ज की गई, और जैसा अभी पटनायक जी ने भी कहा कि हमने देखा है कि किस तरह से जो कृषि है उसने एक तरह से विकास दर को लेकर, GDP को लेकर अगर बात करें तो अपना समर्थन बड़ी चुनौतियों के बीच भी जारी रखा है। साथ ही
जो बातें सरकार की तरफ से कही गई, चाहे वो निर्यात को लेकर या फिर सरकार की तरफ से जो समर्थन दिया जा रहा है किसानों को, किसान कल्याण को लेकर, तमाम बड़ी बातें हैं जो अभी भाषण में रखी गई हैं। तो ये कितना बड़ा फोकस रह सकता है चर्चा के दौरान? नारायण दास जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? क्या है फार्मर्स का, तो काफी इस पर चर्चा होगी। जैसे आप देखेंगे, एक सरकार का समय समय पे ये रहा कि 2022 में किसान की आय डबल हो जाएगी। अब 2022 तो शुरू हो गया है, लेकिन किसान की आय आज भी 27 रुपये पर डे है। आप ये देखिए 27 रुपये पर डे है। तो इस पर चर्चा होगी किसान की। किसान का जहाँ तक है, इनपुट कॉस्ट है वो बहुत बढ़ गई है, चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम की वजह से या फर्टिलाइजर्स की कीमतों में बहुत वृद्धि हुई है। और अभी तो आप देखेंगे जो बजट पेश हुआ है उसमें सब्सिडी कम कर दी गई है फर्टिलाइजर पे। तो इन पे किसान की जो आय है, और रूरल एरिया में जैसे अभी बता रहे थे कि रूरल एरिया में भी एम्प्लॉयमेंट जो है 5% कम हुई है, लोगों की इनकम कम हो गई है। तो इस पर चर्चा होगी सरकार क्या मतलब रोड मैप है। अभी सरकार ने कहा कि भाई 25 साल का जो है अमृतकाल जो है डिक्लेयर कर दिया। अब अमृतकाल 25 साल तक कौन वेट करेगा? क्या होगा अमृतकाल? 2 करोड़ नौकरी पर ईयर देने का 2014 में प्रॉमिस हुआ था। अब आके 7 साल के बाद 8 साल कम होने गए हैं। अब जो बजट में आ गया कि 60 लाख नौकरी अगले 5 साल में दी जाएंगी, 12 लाख, तो 2 करोड़ पर ईयर से। और कहीं न कहीं इससे जो है ग्रामीण क्षेत्र बहुत ही ज्यादा इससे प्रभावित है। और इस विषय पे संसद में डिस्कशन होगा। फार्मर की इनकम पे भी होगा, फार्मर की कॉस्ट पे भी होगा, एमएसपी पे होगा। अभी इस बजट में जो काफी जो है किसानों की एलोकेशन जो फंड थे उसमें भी कटौती की गई है, सब्सिडी भी कम की गई है। तो उसके रेफरेंस में भी इशू आएंगे जो है। राष्ट्रपति के जो अभी भाषण में बातें कही गई हैं और इस बजट से मेल नहीं खाती हैं, इन सब चीजों पे चर्चा होगी। सदन में विपक्ष इन चीजों को उठाएगा जो है कि आगे आने वाले समय में किसानों को किस प्रकार से उनकी जो है एमएसपी की एक बात है। अभी हमारे एक साथी कह रहे थे स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट, वो भी लागू करना चाहिए। तो ये विषय उठेंगे सदन में जो है, और विपक्ष के लोग उठाएंगे इसको अभिभाषण में। ठीक है, अभी ठीक है, मैं पटनायक जी से ही दूसरा रिएक्शन लूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होनी है और आप लोग को जाना भी है। इसके अलावा आपको क्या लग रहा है अमर पटनायक जी, क्या और मुद्दे हो सकते हैं? क्योंकि सरकार ने जो डिजिटल इंडिया है उसे लेकर तमाम बातें कही हैं। साथ ही हम जानते हैं कोविड टीकाकरण को लेकर जिस तरह के कीर्तिमान बनाए गए हैं भारत की, और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, वैक्सीन को लेकर बड़ी एक उपलब्धि कही जा सकती है सरकार की। इसके अलावा और महिला सशक्तिकरण और चाहे गरीबों को लेकर बात हुई हो, और कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन पर आप लोग सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, वैक्सीनेशन में जो हमारा उपलब्धि हुआ है वो तो सारा विश्व इसको प्रशंसा कर रहा है। सब कोई इसको बहुत अच्छे नज़र से देख रहे हैं कि इतने बड़ा मुल्क में, इतने सारा आबादी वाला मुल्क में इतना आराम से इसको किया गया है। लेकिन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी था जिसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो रूरल इंडिया में है, उनका एक्सेस और अफोर्डेबिलिटी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रेंथन करने के लिए ये अहम मौका था, उसको करना चाहिए था। तो इसके ऊपर हम सलाह लेंगे कि बजट में आप देखेंगे तो हेल्थ सेक्टर में भी ज़्यादा बढ़ा नहीं है। तो हमारा कोई दूसरा पैंडेमिक आएगा तो आजकल वर्ल्ड में वही बात चल रहा है कि ये तो लास्ट पैंडेमिक नहीं है, तब हम लोग तैयार होना चाहिए। इस बार ऑक्सीजन का शॉर्टेज का प्रॉब्लम था, उस टाइम में क्या होगा पता नहीं है। तो हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो होना चाहिए। दूसरा आप बताएं कि वुमेन के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, उसमें काफ़ी काम बजट में और प्रेसिडेंशियल स्पीच में उसका डायरेक्शन भी दिया गया है। उनका जो एसएचजी मूवमेंट को और कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है, उनके अंदर में एंटरप्रेन्योरशिप का ट्रेनिंग और स्किल और अपॉर्चुनिटीज, मार्केटिंग लिंकेजेस कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसके बारे में बोल सकते हैं। डिजिटल इंडिया टेक्नोलॉजी को यूज करके हेल्थ के क्षेत्र में और एजुकेशन के क्षेत्र में जो उपलब्धि हुआ है भारत में, ये बहुत बढ़िया है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसी डायरेक्शन को हम लोग आगे ले जाना चाहिए।
लेकिन उसमें यह है कि अभी भी वही रूरल एरियाज में टेली डेंसिटी नहीं है। उड़ीसा जैसे राज्य में 25% जगह पे इंटरनेट का उपलब्धि नहीं है। तो आप उसको भी इम्प्रूव करना चाहिए और उसको जल्दी करना चाहिए, तब डिजिटल इंडिया का जो ग्रोथ है वो इंक्लूसिव हो सकता है। ठीक है अमर पटनायक जी, इसी के साथ मैं आपका शुक्रिया कहना चाहूँगी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बाकी जो हमारे मेहमान हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं। गोपाल शेट्टी जी, तमाम बातें आपने सुनी अब तक, चाहे वो पटनायक जी ने कही हो या फिर नारायण दास गुप्ता जी ने कही हो। फिलहाल क्या लग रहा है इस जो चर्चा है वो किस दिशा में जाती दिख रही है और सरकार किस तरह से तैयार है इसके जवाब के लिए? देखिए, सरकार ने जो भी अपना प्रिंट था वो सदन के सामने रख दिया है, मीडिया के सामने है, देश और दुनिया के सामने गया है। सत्ता पक्ष के लोग सारी उपलब्धियों को गिनाएंगे, विपक्ष के लोग हमेशा की तरह क्या नहीं हुआ है और क्या होना चाहिए ये उनका अधिकार का क्षेत्र है, वो कहते रहेंगे। लेकिन कुल मिलकर आप देखेंगे तो सभी क्षेत्र में, जैसे किसानों की अगर बात करेंगे तो स्वामीनाथन जी ने स्वयं टाइम्स ऑफ इंडिया में लेख छपवा कर ये कहा कि मोदी जी ने उनके जितने भी सारे सुझाव थे वो सारे के सारे सुझाव अमल में लाए। इतना ही नहीं तो मोदी जी उसके आगे भी गए हैं और आने वाले दिनों में जिस तरह से किसानों की समस्या के ऊपर सरकार ध्यान दे रही है, मुझे लगता है कि उससे भी आगे हम जाएंगे। कोविड का अगर ये 2 साल का बैकलॉग अगर खड़ा नहीं होता तो मैं मानता हूं कि बहुत हम आगे गए होते। लेकिन उसके बावजूद भी कोविड के काल में इतनी महामारी होते हुए भी भारत देश दुनिया के नक्शे में बहुत ही संभला हुआ है। और मैं मानता हूं कि जैसे हमारे अमर पटनायक साहब ने कहा कि हेल्थ के सेक्टर में थोड़ा और ध्यान देने की आवश्यकता थी। लेकिन देश कैसे चलता है तो देश इनकम पैसा इतना आता है साल भर में और उस उतना पैसा आया हुआ पैसा खर्चा करना ये हमारा एक सिस्टम बना हुआ है। फिस्कल डेफिसिट अपने जगह पर है, कर्जा हम कितना ले सकते हैं उसका भी एक मापदंड है। पाकिस्तान जैसा देश आप देख रहे हो आज दिवालिया उनका निकल गया है, चाइना भाग रहे हैं या अमेरिका जा रहे हैं पैसे मांगने के लिए। लेकिन भारत जैसा इतना बड़ा देश आज भी संभला हुआ है, कोरोना के बाद में भी हम संभले हुए हैं। निश्चित हमको आगे जाना है और एक ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है और उस ब्लूप्रिंट के मुताबिक हम सब लोग मिलकर अगर काम करेंगे, विपक्ष ने भी थोड़ी अपनी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है, वो बदले या ना बदले, लेकिन सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, जवाबदारी है, हमारा कमिटमेंट है। मैं मानता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बहुत तेज़ी से काम कर रही है। कोविड जैसे महामारी में टीकाकरण का इतनी बड़ी उपलब्धि पाना, हम बूस्टर डोज की ओर भी गए। ये बात उतनी सही है कि बार बार कहने के बाद में कुछ तबके के लोग हैं वो अभी भी टीकाकरण से दूर है। अब वो टीकाकरण करवाते नहीं, इसलिए अन्य लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। ये भी बात अपनी जगह पर है। लेकिन सरकार बहुत ही संयम से इस काम को आगे बढ़ा रही है। मैं मानता हूं कि कम से कम देश में सारे विपक्ष के लोगों ने कुछ मुद्दों पर एक मत बनाने की आवश्यकता है। आज बनता दिखाई नहीं देता है, लेकिन आने वाले दिनों में निश्चित उसके बारे में हम सब लोगों को सोचना है। भारत देश के टीकाकरण के बारे में और वैक्सीन निर्माण जिस गति से मोदी जी ने किया और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उन्होंने किया, उसके बारे में दुनिया के देशों ने उसकी तारीफ की है। लेकिन ऐसे जगह पर हमारे देश के लोगों ने शुरुआत में तो ये कहा कि ये गलत है, ये लेना नहीं चाहिए, इससे ये होगा वो होगा, तरह तरह की बातें गई है। मैं मानता हूं कि इस प्रकार की बातें होनी नहीं चाहिए। वी शुड नॉट प्ले विद द ह्यूमन लाइफ। हम मानवीय जीवन के साथ में उनके जान माल की रक्षा करने के लिए हम सरकार चलाते हैं। उनके जान माल पर किसी भी प्रकार की हानि पहुंचे, इस प्रकार का काम किसी ने भी करना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारे मुद्दों को हमको देखकर आगे चलना पड़ेगा। निश्चित है कि कोरोना के 2 साल में ग्रामीण लोगों को थोड़ा परेशानी, जैसे रास्ते पर बैठ के भाजी फल सब्जियां बेचने वाले लोग हैं, उनके ऊपर बंधन आने की वजह से उनका काम रुक गया। फूल तो जो पैदा करने वाले और बेचने वाले, उनके ऊपर तरह तरह की मुसीबतें आई। और इन सारी बातों को तो लेकर 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज वितरण का काम मोदी जी ने लाया। ये इतना बड़ा स्कीम, मैं मानता हूं कि दुनिया में पहला हिंदुस्तान होगा जिसने ये किया और बिना किसी के जरा भी पता भी नहीं चला कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। इतना अच्छा एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मैं तो बचपन से देखा था। मैं तो राशन की लाइन में, हम लोग लाइन लगाकर राशन लाते थे, लेकिन 80 करोड़ लोगों के घर में राशन पहुंचाने की एक अच्छी व्यवस्था कोविड के काल में जो हमने देखा, ये मानता हूँ इसका तारीफ करना चाहिए। देखिए अमर जी कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि नहीं थे, वो तो बीजेडी के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की जो उपलब्धियां है उसकी उन्होंने सराहना की है। मैं मानता हूं कि विपक्ष के लोगों ने जो अच्छी बातें हैं उसको लाना चाहिए, क्योंकि दुनिया के लोग इसको सुनते हैं, देखते हैं
और निश्चित विपक्ष ने अपनी भूमिका को अदा करते हुए जो कमियां है, खामियां हैं, लोगों की जो परेशानी है, उसको भी उजागर करने की आवश्यकता है। सरकार इसीलिए तो संसद में संसद चलता है और भाषण का एक सिस्टम वहां पर हुआ है। सभी बातें सरकार को एट ए ग्लांस मिलता है या पता चलता है, ऐसा नहीं है। विपक्ष के पास से भी हम कुछ मार्गदर्शन चाहते हैं, लेकिन मार्गदर्शन कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। ठीक है। केवी प्रसाद सर, अभी तक की चर्चा भी आपने सुनी। मैं थोड़ा सा आपके नजरिए से भी समझना चाहूंगी कि जो बातें राष्ट्रपति के अभिभाषण में आई हो, चाहे वो हम मोबाइल निर्माण में विश्व में दूसरे नंबर पर आ गए हों, इसके अलावा जो डिजिटलीकरण है उसकी दिशा में जिस तरह से तेजी से आगे बढ़ा जा रहा है, युवाओं और डिजिटल इंडिया पर खासतौर से केंद्रित जो रहा है अभिभाषण, स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर उन्होंने कहा कि युवाओं के नेतृत्व में तेजी से आकार ले रही है, तमाम संभावनाएं हैं इसमें, और डिजिटल इकोनॉमी के बढ़ते प्रसार के बारे में भी उन्होंने जो यूपीआई प्लेटफॉर्म की सफलता है उसका जिक्र किया, और तमाम और बड़ी बातें रही हैं जिसके बारे में कहा गया है। आपको क्या लग रहा है कि कौन से ऐसे बड़े बातें रही हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिसको सरकार एक तरह से उपलब्धि के तौर पर सामने रख सकती है, और कौन सी ऐसी बातें रही हैं जिसमें आपको लग रहा है कि विपक्ष एक तरह से कह सकते हैं हम आलोचनाओं या सुझाव के साथ आगे आ सकता है? जो सारे साथी सांसद बैठे थे और उनकी तरफ से जो बातें रखी गई, उनसे दो चीजें साफ है कि सारे मुद्दे जो हैं दो चीजों के इर्द गिर्द हैं। अर्थव्यवस्था को लेकर काफी सारी लोगों की प्राथमिकता दिख रही है कि वो चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो भी उनको लग रहा है कि कमियां हैं, उन त्रुटियों को हम ठीक करें, क्योंकि भारतवासी जितने भी कोविड के महाकाल के दौरान जो परेशानी रही उससे हम कैसे उभर के आगे निकलें और तेजी से अर्थव्यवस्था को जिस तरह से पटरी पे चढ़ने की तैयारी की गई वो चलती रहे। अगले 8 सत्र जैसे कहें लोकसभा और राज्यसभा के जो रहेंगे उसमें ये चर्चा का दोनों मौका मिलेंगे। एक तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जो आज से शुरू हो रहा है दोनों सदनों में, साथ ही साथ जब बजट के ऊपर जनरल डिस्कशन शुरू होगा तो दोनों में सरकार की प्राथमिकता है, जैसे आपने कहा, अलग अलग विषयों पे जो सरकार ने गति देने की कोशिश की है, चाहे वो कल के बजट में हुआ या पहले जो पिछले राष्ट्रपति के अभिभाषण से एक बात जो दर्शाने की कोशिश की जाती है वो है कि सरकार की प्राथमिकता क्या है और सरकार किन बिंदुओं पे आगे चल के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। वहीं विपक्ष कोशिश करती है कि कुछ चीजें जो प्राथमिकता से छूट गई हैं उनके हिसाब से वो उसको उजागर करते हैं। तो इन दोनों के बीच में तालमेल बैठ के सरकार को अपनी नीति में अगर कोई लगता है कि कोई सुधार लाने की जरूरत है और सांसद इसके तरफ आकर्षित करते हैं ध्यान, ऐसा नहीं है कि विपक्ष के लोग ही कटाक्ष करते हैं या विपक्ष के लोग ही आलोचना करते हैं। कई बार देखा गया है संसद में सत्ता दल की ओर से भी कुछ सुझाव दिए जाते हैं कि सरकार इन मुद्दों पे ध्यान रखा जाए और सरकार उसका बतौर ध्यान रखती है, क्योंकि देखिए जनप्रतिनिधि हैं, वो जनता के बीच में जाते हैं, अपने अपने क्षेत्र में घूमते हैं, अपने क्षेत्र के क्षेत्रवासियों की समस्याओं को समझते हैं, उस समस्याओं का निदान चाहते हैं और चाहते हैं कि सरकार की नीतियां उस पर ध्यान दें और आगे बढ़े। तो इस तरह से रास्ता निकलता है। और जहां तक सवाल जो आपने 2-3 जो उठाए थे, बिल्कुल सही है कि मोबाइल की तरफ या हमारे यहाँ डिजिटल की ओर काफी तेजी से हम बढ़ रहे हैं, लेकिन टेली डेंसिटी की एक माननीय सांसद ने बात की, वहीं पे हमारे यहाँ देखा गया इंटरनेट पेनिट्रेशन कितना है उसको लेकर काफी तैयारी की जा रही है, क्योंकि अगर हम डिजिटल इकोनॉमी की ओर पुश कर रहे हैं जो कि करीब 2016 से इसके ऊपर प्रयास किया जा रहा है, और जिस यूपीआई का आपने कहा, तो इस और कल ही हमने वित्त मंत्री से सुना कि किस तरह से डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं इस देश में। तो ये सब चीजें हैं, साथ चलती रहेंगी, आलोचना रहेगी, लेकिन आलोचना कंस्ट्रक्टिव भी होती है, आप उसको किस नजरिए से पेश करते हैं उस पर काफी फर्क पड़ता है। ठीक है, अखिलेश सुमन मेरे सहयोगी संसद भवन परिसर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिलहाल उनका रुख करेंगे। अखिलेश, राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही जब बजट सत्र की शुरुआत हुई, हमने देखा, क्योंकि हम जान रहे हैं कोरोना की चुनौतियों के बीच ये सत्र हो रहा है, लेकिन एक उत्साह था तमाम सांसदों में, और अभिभाषण के दौरान हमने तमाम बार हमने देखा कि जो मेज थी थपथपाई गई और एक तरह से समर्थन दिया गया और उत्साह दिखाया गया राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर। मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाहूंगी कि इस दौरान अगर देखें तो राज्यसभा के अंदर भी इसे लेकर जो अभिभाषण के दौरान जो माहौल रहता है वो सामान्य तौर पर कितना उत्साहजनक रहता है? देखिए प्रीति, जो इस बार विपक्ष की रणनीति जो है वो थोड़ी सी बदली हुई नजर आ रही है,
और मैंने विपक्ष के नेताओं से बात की, कई लोगों से, विभिन्न दलों के लोगों से बात की, और जो हमने देखा भी राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान या बजट पर जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही थी, उनका भाषण हो रहा था, उस दौरान भी जो माहौल था वो विपक्ष की रणनीति का एक इशारा करता है। विपक्ष इस बार इस मूड में है कि सदन के पटल पे जो बातें रखनी है वो रखी जाए, व्यवधान बहुत कम किया जाए और जितना संभव हो वो सरकार को उन मुद्दों के इर्द गिर्द घेरें और बोल के घेरें, ताकि एक तो उनकी जनता, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, 5 राज्यों की जनता को भी उन्हें सुनाना है कि सरकार की क्या कमियां रही है और वो क्या और चाहते हैं। तो एक तरह से जैसे देख रहे हैं कि आप कोरोना पीरियड में जो चुनाव आयोग ने भी एक थोड़ा सा प्रतिबंध लगाया है और एक डिजिटल और वर्चुअल मीडियम से एक तरह से जो मतदाताओं को संबोधित किया जाना है, तो विपक्ष का भी इस बार यही तरीका, विपक्ष का तरीका ये है कि वो यहाँ से एक तरीके से देश को संबोधित करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक राज्यसभा में मुझे पता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो विपक्ष के नेता है, उन्होंने खुद भी नाम दिया है अपना राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर शामिल होने के लिए। तो अभी तक यह मुझे जो खबर मिली है, आज जो विपक्ष की बैठक होनी थी, आज विपक्ष की बैठक नहीं हुई है और मोटा मोटी यही समझदारी है कि सारे विपक्ष के लोग बोले, अपनी बात बोले और जहां तक संभव हो एडजर्नमेंट मोशन ना दे, कोई व्यवधान उपस्थित ना करे और सरकार को बातों से, मुद्दों से और उसके बाद आंकड़ों से घेरने का प्रयास करे। तो ये माहौल रहेगा। अब लेकिन देखिए, सदन कई बार सदन भी सर्वोच्च होता है और विपक्ष की रणनीतियाँ भी बदलती रहती है, तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अभी तक जो मुझे जानकारी है वो यही कि विपक्ष पूरी तरह से चर्चा में भाग लेकर सरकार को घेरने की रणनीति में है। जी प्रीति। ठीक है गोपाल शेट्टी जी, जैसे अभी जिक्र भी किया था नारायण दास गुप्ता जी ने कि सरकार आगे की बात को लेकर चल रही है और राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान हमने देखा था कि 2047 के लिए कड़ी मेहनत करनी है। उन्होंने कहा था जब हम आज़ादी का शताब्दी एक तरह से पूरी करेंगे, और इस दौरान आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया को लेकर मैं कहूँ, उसको लेकर भी तमाम बातें थी और खास तौर से डिफेंस सेक्टर में जो आत्मनिर्भरता है, जो एक हमारी बहुत बड़ी कमी रही थी, वो जिस तरह से पाटने की अब कोशिश की जा रही है। तो ये आत्मनिर्भर भारत और आगे की जो तैयारी है शताब्दी वर्ष को लेकर, आगे का जो विजन है, ये कितना झलका है राष्ट्रपति के अभिभाषण में? देखिए, राष्ट्रपति के भाषण में देश के लोगों का मनोबल और मजबूत करने का संकेत हमको राष्ट्रपति जी के भाषण में दिखाई देता है। जैसे आपने डिफेंस के बारे में कहा, हमारे देश के लोगों की एक मानसिकता को इस प्रकार से दबा कर रखा गया था आज़ादी के 60-70 साल तक कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, वी आर नथिंग। जबकि हमारा देश एक दिन में स्पेस में 100 उपग्रह छोड़ने की क्षमता हमारे देश में निर्माण हुई है। उसके बावजूद भी देश के लोगों को इतना दबा कर रखा और देश के लोगों को कमी आंकना, मतलब आप कुछ भी नहीं हो। लेकिन मोदी जी ने पहली बार आने के बाद, देश प्रधानमंत्री बनने के बाद में देश के लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम किया। उन्होंने देश के लोगों को घर से निकल कर बाहर आइए, आप में क्षमता है, हम सब लोग मिलकर देश को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं, ये बात का उन्होंने संकेत दिया। और संकेत ही नहीं दिया तो पिछले 7-8 साल में बहुत कुछ करके दिखाने का भी, एक से एक निर्णय, सारे निर्णयों का उल्लेख यहाँ पर करना नहीं चाहूँगा, लेकिन आत्मनिर्भर करने की जो बात उन्होंने कही और एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव लाया, बच्चों के माँ बाप को पहले यही लगता था कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आर्किटेक्ट बने और विदेश में जाए, पैसा कमाए। लेकिन हमारे देश में जो इतना बड़ा 130 करोड़ का देश है, उनको सारी जो चीज़ें लगने वाली है वो हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। हम स्वयं छोटे छोटे उद्योग के माध्यम से स्वयं आत्मनिर्भर होकर अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करके दे। ये जो सोच है, देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार लोगों के दिलो दिमाग में डालने का काम किया। इसलिए हमारे देश के सारे युवा थे जिन्होंने अपना मन बनाया था कि मुझे पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, डिग्री लेना है और फिर बाहर जॉब के लिए चला जाना। अब ये सारे जो बच्चे हैं, अपने देश में हम सब कुछ कर सकते हैं, इस प्रकार का एक आत्मविश्वास उनके मन में पैदा हुआ है और ये मुझे लगता है कि देश को बहुत आगे ले जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कल के बजट में, आपने देखा होगा कि चाइना से जो छतरी आती थी उसके ऊपर ड्यूटी बढ़ा दी। ये क्या कहता है कि छतरी जैसे एक छोटी चीज भी अगर हम देश में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, हमारे देश के लोगों को उनके हाथ का रोजगार चला जाएगा। चाइना का छतरी सस्ते में मिलता है, इसलिए वो लोग परचेस करेंगे, चाहे फिर हवा में फिर बारिश के बगैर ही उड़ जाता है, वो सेकेंडरी है, लेकिन लोगों को लगता है कि मेरे हाथ में छतरी है। इस मानसिकता में देश के लोगों को ले जाने का काम सरकार को चलाने वाले लोगों ने करके रखा था। हम फिर एक बार आत्मनिर्भर लोगों को करते हुए, लोगों का मनोबल को बढ़ाते हुए, सारे जो भी प्रोडक्ट है, डिफेंस, यानी डिफेंस इतनी बड़ी जो इंडस्ट्री है
सारे चीज़ों के लिए हम विदेश से निर्भर थे, वो सारा चीज़ हम अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और करना प्रारंभ किया हमने। ये मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब थोड़े ही बातों को सामने लाने का प्रयास किया, लेकिन थोड़े बातों में से लोगों को ये लग गया है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं और यही बात भारत देश को आगे आने वाले दिनों में ले जाएगी और हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। विपक्ष अपनी बात बहुत अच्छा लगा मुझे कि वो अब डिबेट एंड डिस्कशन में भाग लेंगे। मैंने जैसे पहले कहा कि सत्ताधारी पार्टी को भी एक दिशा मिलने की आवश्यकता होती है। सत्ताधारी पार्टी के लोग भी राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहो या बजट के माध्यम से अपने अपने इलाके में जो भी कमियां हैं, खामियां हैं, उसको उजागर करने का काम करते हैं, लेकिन विपक्ष बहुत खुलकर अपनी बात को रख सकता है, वो उन्होंने रखना चाहिए। हम उनका स्वागत करते हैं। राज्यसभा में भी वो डिस्कस करें, लोकसभा में भी वो डिस्कस करें, अधिक समय डिस्कस करें। हमारे जो अध्यक्ष है वो तो समय के बाहर भी जाकर लोकसभा चलाने का रिकॉर्ड उन्होंने गत 8 साल में किया है। विपक्ष अगर चाहेगा तो मुझे लगता है कि जितना चाहे डिबेट एंड डिस्कशन करने के लिए हम उनको वेलकम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा समय उनको देकर सारी जो उनकी मन की जो शंकाएं है उसको पटल पर लाकर देश के लोगों के सामने एक चार्ट हम रखते हैं। तो आने वाले दिनों में देश को और आगे ले जाने के लिए और अच्छा बेहतर काम करने के लिए हमको एक उपलब्धि संधि मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल। पवन कुमार शर्मा का रुख करेंगे जो संसद भवन परिसर में मौजूद हैं। पवन, अब कुछ ही पलों पहले हमने अखिलेश सुमन से बात की, जो तमाम सरगर्मियां हैं, जो रणनीति हैं, जो एक तरह से सुगबुगाहटें हैं, वो क्या नजर आ रही है राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर? क्योंकि जाहिर तौर पर 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है उसमें अलग अलग पार्टी चाहेगी कि लोगों तक एक अच्छा संकेत पहुंचे, तो कितनी उत्पादक और सकारात्मक चर्चा की उम्मीद? प्रीति, राष्ट्रपति के अभिभाषण में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को दोहराया गया। एक बात की ओर मैं इंगित करना चाहूँगा, बाबा साहब अंबेडकर को कोट करते हुए सामाजिक न्याय की बात उसमें है, समानता की बात उसमें है, साथ ही समान अवसर की बात उसमें है। तो ये जो चुनावी राज्य हैं, जैसा आपने जिक्र किया, वहाँ पे उसकी स्थिति क्या है, पक्ष और विपक्ष के उसके अपने अपने तर्क हैं। तो उसको लेकर भी जो है इस राष्ट्रपति अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान ये बातें रखी जाएगी। विपक्ष की तरफ से पक्ष उपलब्धियां गिनाएगा, तो साथ में विपक्ष की तरफ से कमियां कहाँ कहाँ हैं राज्यों में, वहाँ वो इंगित किया जाएगा। एक और बात उसमें कही गई थी कि अंत्योदय जो है वही मूल मंत्र है सरकार का, ये कोट किया गया था। तो जो ये समाज के अंतिम पायदान का जो व्यक्ति है, जो गरीब है, जो दलित है, उस तक क्या सरकारी सुविधाएं पहुंच रही हैं, अलग अलग राज्यों में उसकी अलग अलग स्थिति है प्रीति, और वहाँ के जनप्रतिनिधि इस संसद में देश की सबसे बड़ी पंचायत में मौजूद रहते हैं। तो वो अपनी बात उसमें रखेंगे और वहाँ पे अगर वहाँ पे चीज़ें जो हैं अंत्योदय तक, अंतिम आदमी तक अगर वो चीज़ें नहीं पहुँची हैं राज्यों में, तो वो अगर कहाँ कहाँ नहीं पहुँची हैं और क्या क्या कमियां हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है, ये बात पक्ष और विपक्ष की तरफ से इस चर्चा के दौरान, धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान सामने आने वाला है। प्रीति, ठीक है। केवी प्रसाद सर, अब जैसे इस बात का जिक्र हो ही गया है कि अब हम देख रहे हैं कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है, अब उससे जुड़ी सरगर्मियां भी चल रही हैं, तो ऐसे में इसकी जो छाया है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान सकारात्मक रूप में कितनी दिख सकती है? ये बात सही है कि चुनाव है, 5 राज्यों में है और 10 तारीख से शुरुआत हो जाएगी चुनाव की प्रक्रिया, मतलब वोटिंग का। ऐसे में विपक्ष की तरफ से जो दल है वो कोशिश करेंगे सरकार की उन खामियों को उजागर करें ताकि लोगों तक वो अपनी बात पहुंचा सके, क्योंकि ये है। लेकिन ये सकारात्मक है, इसमें 2 चीजें, जैसे मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपक्ष के लोग ही कुछ बातें उजागर करते हैं। सत्ता दल की तरफ से या जो साथी दल है वो भी अपनी अपनी बात रखते हैं, जिसमें वो सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं उन चीजों पे जो वो चाहते हैं कि उसमें प्राथमिकता हो। तो वो उसमें उस तरह से वो सकारात्मक हो जाता है। विपक्ष का तीखे तेवर होते हैं कई बारी, तो इसलिए वो चीज शायद पहुंचाने में उसका तेवर अलग हो जाते हैं या उसकी कटाक्ष लगता है, लेकिन उसमें से भी सुचारू रूप से कुछ चीज निकल के आती है। जैसे सत्ता पक्ष के सांसद जी ने बात रखी थी, कुछ चीजें होती हैं उसमें से निकल के आती हैं। और चूंकि चुनाव है अब से लेकर अप्रैल पूरे इंटरसेशन के दौरान भी, तो ये ऐसे 2-8 दिन, अगले 8-7 दिन हैं जो सत्र के, उसमें ये सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को अपनी बात दृढ़ता से रखने के लिए मौका है। और शायद जैसे आपके साथी अखिलेश जी ने बात की, यही शायद वजह है कि विपक्ष ने कोशिश कर रहे हैं कि वह किसी तरह से व्यवधान ना पहुंचाते हुए दोनों सदनों में
चर्चा में भाग लेते हुए अपनी बात रखें और लोगों तक पहुंचाएं। बिल्कुल। इसी के साथ केवी प्रसाद सर आपका और साथ ही गोपाल शेट्टी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, संसद में आज में हमारे साथ इस तमाम चर्चा के लिए। साथ ही अखिलेश सुमन और पवन कुमार शर्मा दोनों संवाददाताओं का भी मैं शुक्रिया कहना चाहूंगी तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। अब आगे प्रश्नकाल की बात करते हैं। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान वाणिज्य और उद्योग, संचार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, पृथ्वी विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, खान, रेल और इस्पात मंत्रालय से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। सांसद डॉक्टर वीरा स्वामी कलानिधि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से मेक इन इंडिया कार्यक्रम से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद देवाश्री चौधरी संचार मंत्रालय से डाकघरों का आधुनिकीकरण से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद एस मुनीस्वामी खान मंत्रालय से कोलार स्वर्ण भंडार क्षेत्र से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद कौशलेंद्र कुमार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से विशेष आर्थिक क्षेत्र से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद श्रीनिवास दादा साहेब पाटिल रेल मंत्रालय से पुणे मेरठ लोना रेल लाइन का दोहरीकरण, विद्युतीकरण से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद बालू भाव धानोरकर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से चीन से होने वाले आयात और निर्यात से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद चिंता अनुराधा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद अजय निषाद वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से विशेष आर्थिक क्षेत्र से संबंधित नीति से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद टी आर बालू इस्पात मंत्रालय से घरेलू इस्पात उद्योग से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद एन के प्रेमचंद्रन रेल मंत्रालय के रेल यानी कि सिल्वर लाइन परियोजना से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद अरविंद धर्मापुरी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से हल्दी के उपयोग को बढ़ावा देने से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद डॉक्टर वेंकटेश नेता बुरानलंकुता वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से कोयला ब्लॉकों की नीलामी से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद विद्युत बरन महतो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से सेवा संबंधी निर्यात को बढ़ावा दिए जाने से संबंधित प्रश्न करेंगे। सांसद सुरेश कोडिकुनील पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से केरल के मुनरो द्वीपीय गांव के जल प्लावित हो जाने से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद एडवोकेट एएम आरिफ रेल मंत्रालय से सबरी रेल परियोजना से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद निहाल चंद चौहान रेल मंत्रालय से रेलवे स्टेशनों के सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद जसकौर मीना संचार मंत्रालय से राजस्थान में दूरसंचार सुविधाओं से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। और अब बात राज्यसभा में प्रश्नकाल की। इस दौरान सहकारिता, शिक्षा, गृह, सड़क और परिवहन, राजमार्ग, ग्रामीण विकास, कौशल विकास और उद्यमिता, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, जनजातीय कार्य और महिला और बाल विकास से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। सांसद डेरेक ओब्रायन महिला और बाल विकास मंत्रालय से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर होने वाले व्यय से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद वाइको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को आरक्षण प्रदान किए जाने से जुड़ा विधान, इससे संबंधित सवाल करेंगे। सांसद डॉक्टर सीएम रमेश पंचायती राज मंत्रालय से पंचायती राज अधिनियम में संशोधन से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद चौधरी सुखराम सिंह यादव गृह मंत्रालय से जाली नोटों की बरामदगी से संबंधित सवाल करेंगे। सांसद टीजी वेंकटेश गृह मंत्रालय से आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम से संबंधित समस्याओं को सुलझाए जाने से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद बिनोय विश्वम महिला और बाल विकास मंत्रालय से वैवाहिक जीवन में यौन हिंसा से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद राजेंद्र गहलोत ग्रामीण विकास मंत्रालय से राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद एमपी श्रेयम्स कुमार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से 4 धाम सड़क परियोजना के निर्माण की स्थिति से जुड़ा प्रश्न करेंगे।
सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में कौशल भारत पहल के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद KRN राजेश कुमार जनजातीय कार्य मंत्रालय से तमिलनाडु के नामक्कल जिले में जनजातीय लोगों के लिए विभिन्न सुविधाओं से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद विजय कुमार गृह मंत्रालय से देश में प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद शांता क्षत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से निजी वृद्धाश्रमों को AVYAY के लाभ से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद KG अल्फोंस शिक्षा मंत्रालय से नई शिक्षा नीति से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद डॉक्टर विनय P सहस्त्रबुद्धे जनजातीय कार्य मंत्रालय से आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए की गई पहलों से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद डॉक्टर V शिवदासन शिक्षा मंत्रालय से UGC फेलोशिप से जुड़ा प्रश्न करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल संसद में आज में इतना ही। अब से कुछ देर में राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। संसद टीवी पर आप देख सकते हैं सदन की कार्रवाई का सीधा प्रसारण। वहीं लोकसभा की कार्रवाई 4 बजे से शुरू होगी, जिसका सीधा प्रसारण भी आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।